आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सारा सामान पैक करने के बाद अब बारी थी सामानों को कार के डिग्गी में रखने की, जिसके लिए अभी मैं अपना सामान उठा ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे घर के नौकर राजू ने कहा, अरे साहब, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं हूं ना। जिसके बाद राजू ने ही मेरा सामान कार तक ला दिया और हम दोनों ने मिलकर सामानों को डिग्गी में भी चढ़ा दिया। जिसके बाद मैं कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी राजू बोला, साहब आप फिर कब लौटेंगे? तो मैंने जवाब दिया, अब पता नहीं कब लौटूंगा, ट्रांसफ़र हो गया है ना, तो रहने का भी सारा इंतजाम है वहाँ पर। चलो अब मैं निकलता हूँ। इतना बोलकर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। कहीं ना कहीं बुरा तो मुझे भी लग रहा था, मगर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। ऊपर से तबादला वाली जगह भी इतनी दूर है कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेघालय से आसाम करीब 7 घंटों का रास्ता है। खैर, गाड़ी पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। फिलहाल शाम के 6 बज रहे थे और अगर गाड़ी इसी तरह से चलती रही तो रात के 12 बजे तक मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मौसम बरसात का चल रहा था तो जाहिर सी बात है किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। और आसमान देखकर ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि आसमान पूरी तरह से काले बादलों की गिरफ्त में था। तकरीबन 3 घंटे लगातार कार ड्राइव करने के बाद मैंने एक ढाबे पर रुककर छोटा सा ब्रेक लिया और हल्का फुल्का खाना खाकर वापस से आगे बढ़ने लगा। तब रात के 9:30 बज रहे थे। यूं ही कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद रात के 11 बजे तक मैं नेशनल हाईवे से अलग एक ऐसे रास्ते पर आ गया जो रास्ता कम जंगल ज्यादा लग रहा था। उस रास्ते पर ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि मैं यहाँ तक जितने भी रास्तों से होकर आया था उसमें मुझे कोई ना कोई आदमी दिखा ही था। तो फिर इस रास्ते पर ऐसा क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा था। खैर, जंगल से घिरे उस रास्ते पर मेरी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे पर खड़े एक लड़के पर गई। उसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की रही होगी। अभी मैं दूर से ही उस लड़के को देख ही रहा था कि तभी अचानक ही बारिश शुरू हो गई। पहले तो मैंने सोचा था कि गाड़ी ना रोककर आगे बढ़ जाऊंगा, मगर बारिश को देखते हुए उस लड़के पर मुझे दया आने लगी। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी को ठीक उस लड़के के पास रोका और मेरी सीट के बगल वाली सीट का शीशा गिराते हुए उस लड़के से बोला, ओए छोटू, कहीं जाना है क्या तुमको? चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो इस पर उस लड़के ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और मेरी सीट के बगल वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर आ गया। उस लड़के के बैठते ही मैंने अपनी कार को आगे बढ़ा लिया। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। तभी मैंने उस लड़के से पूछा, यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे थे तुम? तो इस पर लड़का बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मैंने बोला, अच्छा, कहाँ जाना है तुमको? इस पर लड़का बोला, बस सामने रेल गेट तक जाना है। उस लड़के की बातें मुझे कुछ अजीब सी लग रही थीं, लेकिन फिर मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर गाड़ी चलाते रहने के बाद मुझे सामने की तरफ एक रेलवे फाटक नज़र आने लगा। तभी उस लड़के ने कहा, यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन उस रेलवे फाटक के आसपास मुझे एक भी घर
या कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, जिस पर मैंने उस लड़के से कहा भी, यहाँ उतरोगे तुम? तुम्हारा घर कहाँ है, बोलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। जिसके बाद मैंने उस लड़के को वहीं उतार दिया और कार लेकर वहां से आगे बढ़ गया। अब तक रात के 12 बज चुके थे और मैं अपनी मंजिल के बेहद करीब था। तभी जब मेरी नज़र अपने बगल वाली सीट पर गई तो मेरा बगल वाला सीट एकदम सूखा हुआ था, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि वो लड़का बारिश में भीगा हुआ था, तो कायदे से उसके बैठने से सीट भी गीली हो जानी चाहिए थी। तो फिर सीट सूखी हुई क्यों है? खैर, कुछ देर बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मेरे रहने का इंतज़ाम किया गया था। गाड़ी से उतरकर मैं बारिश से बचते बचाते उस घर के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाज़ा पीटने लगा। 2-3 बार दरवाजे पर हाथ मारने से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला। तो मैंने पूछा, जी आप कौन? तो आदमी बोला, जी मुझे इस घर का और आपका ख्याल रखने के लिए भेजा गया है, आइए अंदर आइए। जिसके बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। तभी वो आदमी, जिसका नाम शंकर था, उसने मुझसे कहा, साहब आज मुझे ज़रा जल्दी छुट्टी चाहिए, मेरा बेटा कहीं खो गया है। पता नहीं, सुबह मैं रेलवे फाटक की तरफ गया था, अभी तक घर नहीं आया। जिस पर मैंने कहा, रेलवे फाटक की तरफ? उधर तो अभी अभी मैं एक 14-15 साल के लड़के को छोड़कर आ रहा हूँ, कहीं वो तो नहीं था तुम्हारा बेटा? तो शंकर बोला, क्या आप रेलवे फाटक से आ रहे हैं, वो भी जिंदा? शंकर की इस बात पर उतना ध्यान ना देते हुए मैंने कहा, वो सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो अभी रेलवे फाटक पर। जिसके बाद मैं शंकर को अपनी कार में बिठाकर रेलवे फाटक की तरफ बढ़ने लगा। अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। शंकर के चेहरे पर झलकती परेशानी को मैं साफ तौर पर देख पा रहा था, और परेशान हो भी क्यों ना, आखिर उसका बेटा जो खो गया था। तभी मैंने शंकर का मन बहलाने के लिए उससे पूछा, अच्छा तुम कुछ बोल रहे थे रेलवे फाटक के बारे में? इस पर शंकर बोला, साहब वो रेलवे फाटक ठीक नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में, अभी आप बस मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। शंकर से ये सुनकर मैंने कार की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी। कुछ देर बाद हम लोग उस रेलवे फाटक पर पहुँचे। फाटक गिरा हुआ था, शायद ट्रेन आने वाली थी। अभी मैं कार रोककर फाटक खुलने का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी शंकर ने रेल पटरियों की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, साहब वो मेरा बेटा। मैंने जब शंकर के इशारे की तरफ देखा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि वही लड़का जिसे मैंने थोड़ी देर पहले लिफ्ट दिया था, वो रेल पटरियों पर चलते हुए आगे की तरफ जा रहा था। हालांकि मुझे और शंकर को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर पीछे से मैं पहचान गया कि वो वही लड़का है। किसी भी वक्त उस पटरी पर ट्रेन आ सकती थी, लिहाजा मैं झट से गाड़ी से बाहर निकला। मेरे साथ ही साथ शंकर भी निकला, मगर मैं शंकर का इंतज़ार ना करके खुद ही दौड़कर उस लड़के की तरफ जाने लगा। मैं दौड़ रहा था और वो लड़का रेल की पटरियों पर सिर्फ चल रहा था, मगर मैं दौड़कर भी उस लड़के के पास नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे की तरफ धक्का दे रही हो, मगर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे तैसे मैं उस लड़के तक पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर रेल पटरियों से दूर करने लगा, मगर वो लड़का अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था और न ही वो खुद रेल पटरियों से हटने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने पीछे पलटते हुए शंकर से कहा,
मेरी मदद करो, यहाँ आओ जल्दी। पीछे पलटते ही मैंने देखा कि शंकर मेरी ओर आने की बहुत कोशिश कर रहा है, मगर वो अपने कदमों को बढ़ा नहीं पा रहा। तभी शंकर चीखते हुए मुझसे बोला, साहब उसे छोड़ दीजिए, वो मेरा बेटा नहीं है, वहाँ से हटिए। शंकर के इतना बोलते ही मैंने जब उस लड़के को देखा तो ये वही लड़का था जिसे मैंने लिफ्ट दिया था, मगर अब उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा हो। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागकर शंकर की तरफ आ गया। इतने में ही ट्रेन आ गई और उस लड़के को कुचलती हुई आगे निकल गई। मगर जब ट्रेन वहाँ से निकल गई तब जो हमने देखा वो देखकर मेरे रगों में दौड़ता खून पानी सा हो गया, क्योंकि ट्रेन गुजर जाने के बाद भी वो लड़का पटरियों पर उसी तरह से खड़ा था। ये देखने के बाद हमारे भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम वहाँ रुक सकें, लिहाजा हम कार में बैठकर वहाँ से फटाफट निकल गए। तभी मैंने कार ड्राइव करते हुए शंकर से कहा, ये सब क्या हो रहा है? वो लड़का, और तुमने ऐसा क्यों बोला कि वो तुम्हारा लड़का है? मेरी बात सुनकर शंकर बोला, साहब दरअसल मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है और बेटे के खो जाने के गम में मुझे लगा कि वही मेरा बेटा है। आगे शंकर ने बताया, दरअसल बहुत पहले इस फाटक पर मालगाड़ियों को रोककर लुटेरे कोयला लूटा करते थे। एक दिन ऐसे ही लुटेरे मालगाड़ी रोककर कोयला लूट रहे थे। तभी वो लड़का फाटक पार करने के इरादे से वहां पर आ गया और उसने लुटेरों को देख लिया, जिसके बाद उन लुटेरों ने उस लड़के को पीट पीट कर मार डाला और उसी लड़के की आत्मा रेलवे फाटक पर भटकती रहती है। ये सुनकर मैं बहुत डर गया। बाद में पता चला कि शंकर का खोया हुआ बेटा वापस घर आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।